नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लासेज में आपका मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे स्वर की, यानी वर्ण विचार पर। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और हम स्वरों की बात कर रहे थे। स्वरों की परिभाषा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। क्या किया था हमने कि स्वर है, इनके उच्चारण में, इनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, इसीलिए ये स्वतंत्र होते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा है वो बिना रुके मुंह से बाहर निकलती है, अर्थात इनका हम लगातार उच्चारण करते हैं। एक री को छोड़कर अपवाद था री को छोड़कर। उसके बाद हमने बात कर ली थी कि स्वरों की संख्या है वो 11 होती है, इनकी मात्राओं की संख्या 10 होती है तथा इनकी मात्रा या तो 1 होती है या 2 होती है। अगर ह्रस्व स्वर है तो उनकी मात्रा 1 होगी और अगर दीर्घ स्वर है तो उनकी मात्रा 2 होगी। अब हम स्वरों का विभाजन कर रहे हैं। स्वरों का विभाजन यानी स्वर है उनको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इनका बंटवारा, इनका विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो पहला विभाजन है वो जाति के आधार पर है। पहला विभाजन है वो जाति के आधार पर। जाति के आधार पर पहला विभाजन जाति के आधार पर किया गया स्वरों का, और स्वरों को जाति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। जाति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया। पहला विभाजन है उसका नाम और दूसरा विभाजन का नाम। पहला विभाजन है वो है सहजातीय स्वर। पहले विभाजन का नाम तो क्या है? सहजातीय स्वर। और दूसरा है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। सहजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति के, एक ही जाति के, और विजातीय का अर्थ होता है भिन्न जाति के। विजातीय का अर्थ होता है भिन्न जाति के। विजातीय का अर्थ होता है भिन्न जाति के। पहला है सहजातीय और दूसरा है विजातीय। इस प्रकार लिख देता हूं मैं, विजातीय, सहजातीय और विजातीय। सहजातीय है इनकी 1 नंबर बात, एक ही जाति के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। पहली बात एक ही जाति के होते हैं। और यहां फिर पहली बात क्या है? ये भिन्न जाति के होते हैं। ये भिन्न जाति के होते हैं। दूसरी बात, ये ह्रस्व व लघु के जोड़े वाले होते हैं। जोड़े वाले होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व व दीर्घ, सॉरी भाई, ह्रस्व व दीर्घ, यानी ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर उनके जोड़े वाले हैं। जोड़े वाले हैं वही क्या कहलाएंगे? सहजातीय कहलाएंगे। सहजातीय कहलाएंगे। तो सहजातीय है, इनमें कौन कौन से आते हैं? एक ए, ये तो ह्रस्व है, और इसका दीर्घ जोड़ा कौन सा है? आ, यानी ये जोड़ा है, ये क्या कहलाएगा? सहजातीय। उसके बाद ई और ई, ये जोड़ा भी क्या कहलाएगा? सहजातीय। और उसके बाद उ और उ, ये जोड़ा भी क्या कहलाएगा? सहजातीय। और उसके बाद अगर पूछे तो री और री, ये भी क्या कहलाएगा? सहजातीय। यानी जो छोटा और बड़ा ह्रस्व और दीर्घ का जोड़ा है वो तो क्या कहलाएगा? सहजातीय। और इससे अलग है ये क्या कहलाएंगे? विजातीय। अब विजातीय में किस प्रकार आ सकता है? ए और ई, कितने प्रकार से भी आ सकता है। ई और उ, इनका बहुत सा विभाजन कर सकते हैं, ए और ओ, ये क्या हो जाएंगे? विजातीय। इनको बोलते हैं सवर्ण। सवर्ण दूसरा नाम, और इनको बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है असवर्ण। असवर्ण, ये है पहला विभाजन। सहजातीय, जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर। सहजातीय और विजातीय। सहजातीय इनको सवर्ण बोलते हैं, विजातीय इनको असवर्ण। इनको असवर्ण कहते हैं।
असैवरण कहते हैं। ये एक ही जाति के होते हैं, ये एक जाति का है, ये जोड़ा एक जाति का, ये जोड़ा एक जाति का, और ये एक जोड़ा, और ये हर्ष और दीर्घ के जोड़े वाले होते हैं, जोड़े वाले होते हैं। और ये भिन्न जाति के होते हैं। अब प्रश्न कैसे पुट होता है? प्रश्न होता है कि ये चार ही जोड़े हैं, ये चार ही जोड़े हैं, ये सहजातीय कहलाते हैं, और इन चारों से हम अनेक जोड़े बना सकते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? विजातीय। अगर यहाँ ए और ई का जोड़ा बना दिया तो भी क्या है? विजातीय। ई या ई ऊ का जोड़ा बना दिया तो भी क्या है? विजातीय। इस ऊ को इससे, यानी इनको और किसी भी प्रकार से उल्ट पुल्ट करके अगर हम जोड़ा बना देंगे तो वो विजातीय कहलाएगा। वो जोड़ा क्या कहलाएगा? विजातीय कहलाएगा। अब प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सहजातीय है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सहजातीय है? तो एक जोड़ा तो इन चारों में से दे देगा, और तीन और विकल्प है, वो कोई अन्य जोड़े देंगे, अन्य जोड़े बनाकर दे देंगे। तो एक जोड़ा तो ये सहजातीय है, ये सहजातीय है, ये सहजातीय है और ये सहजातीय है, बाकी सारे के सारे जोड़े क्या है? विजातीय हो जाएगा। अब यहां से भी विजातीय बनाते हैं, एक इसको और एक इसको कर दिया तो भी विजातीय हो गया। और दूसरी इसकी पहचान है, ये एक ही उच्चारण स्थान के होते हैं। तीसरी पहचान क्या है? तीसरी पहचान यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, एक ही उच्चारण स्थान वाले होते हैं, स्थान वाले होते हैं। और ये दो भिन्न उच्चारण स्थान वाले होंगे, दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले होंगे। उच्चारण स्थान हम आगे करेंगे किसी क्लास में, तब पता चलेगा उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे की कक्षा में हम उच्चारण स्थान करेंगे तो ये एक ही उच्चारण स्थान के होते हैं, एक ही उच्चारण स्थान वाले होते हैं। तो ये तो सहजातीय हो गए, और ये क्या हो गए? विजातीय। अब आपके शायद दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या आया होगा कि ये तो सहजातीय ही है, ये भी तो क्या है? आपने सोचा होगा कि ये भी तो सहजातीय हैं, लेकिन ये सहजातीय नहीं है। सहजातीय नहीं है, क्यों नहीं है? कौन से हैं? विजातीय हैं। सहजातीय क्यों नहीं है? क्योंकि ए है, ये ए प्लस ई से बना है, ए प्लस ई से क्या बना है? ए बना है। तो यहां भी क्या हो गया? यहां भी क्या हो गया? ये अलग जोड़ा हो गया, ए ई से ए बना है, तो ए खुद ही क्या है? खुद ही विजातीय है। तो ये विजातीय में रखना है इनको। कुल मिलाकर बात ये है कि एक नंबर जोड़ा, 2, 3 और ये 4 जोड़े ही सहजातीय होते हैं। इनको कहीं अल्टा पलटा कर दिया तो ये विजातीय हो जाएंगे। ये था पहला विभाजन जाति के आधार पर। पहला विभाजन जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सहजातीय और विजातीय। अब मैं स्वरों का दूसरा विभाजन कर रहा हूं, स्वरों का दूसरा विभाजन कर रहा हूं, जो है कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। दूसरा विभाजन कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। दूसरा विभाजन पहला जाति के आधार पर, दूसरा है कंठ की मांसपेशियां, मांसपेशियों के आधार पर। कंठ की मांसपेशियों के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? स्थिल स्वर, और दूसरा है दृढ़ स्वर। पहला स्थिल स्वर और दूसरा दृढ़ स्वर। स्थिल स्वर कौन सा है? दृढ़ स्वर कौन सा है? कंठ की मांसपेशियों के आधार पर 2 प्रकार के, स्थिल स्वर और दृढ़ स्वर। तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां स्थिल यानी ढीली, क्या? ढीला स्वर, इनको क्या बोलते हैं? ढीला या ढीले स्वर। और दृढ़ है, इनको क्या बोलते हैं? कठोर, दूसरा नाम कठोर स्वर भी बोलते हैं इनको। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां ये ढीली अर्थात स्थिर रहती है, वो तो स्थिल स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां कठोर यानी सख्त यानी दृढ़ हो जाती है, उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं, ये परिभाषा होगी। अब स्थिल कौन कौन से हैं? ए,
सारे छोटे हैं वो स्टिल हैं ई ओ री, सारे छोटे हैं, सारे छोटे हैं। उसके बाद ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, ए ई उ री ए और ओ, ये तो सारे क्या हो गए स्टिल स्वर। इनके बाद इनके जो बड़े रूप है वो दृढ़ हो जाएंगे। तो कौन सा, ई का बड़ा रूप बड़ी ई, उ का बड़ा रूप बड़ा उ, री का बड़ी री, ए का ऐ, ए का ऐ और ओ का औ। यहां मैंने ध्यान रखना आ को छोड़ा है, आ को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि आ है वो इसी में आएगा, किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसी कारण आ महत्वपूर्ण हो जाता है। कंठ की मांसपेशियों के आधार पर बहुत बार आ को पूछा गया है। तो आ कौन सा है, स्टिल स्वर, स्टिल स्वर। यानी आ को छोड़कर जितने भी बड़े रूप हैं वो किस में कहलाएंगे, दृढ़ स्वर में, दृढ़ स्वर में। और सारे के सारे छोटे रूप है वो स्टिल स्वर। बस ध्यान रखना है केवल आ का, आ आना तो कहाँ चाहिए था, बड़ा रूप यहाँ, लेकिन यहाँ न होकर कहाँ है, स्टिल स्वर के अंदर है, इसीलिए आ महत्वपूर्ण है, आ सबसे महत्वपूर्ण है। ये दूसरा प्रकार हो गया स्टिल स्वर और दृढ़ स्वर। किसके आधार पर, कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। तो हम दो प्रकार कर चुके, जाति के आधार पर सहजातीय और विजातीय, और कंठ की मांसपेशियों के आधार पर स्टिल स्वर और दृढ़ स्वर, स्टिल स्वर और दृढ़ स्वर। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको तीसरा विभाजन, स्वरों का तीसरा विभाजन। हम कुल 6 प्रकार से स्वरों को बांटेंगे, तो मैं बांट रहा हूं नेक्स्ट विभाजन यानी तीसरा विभाजन। ये हो गया आपका कंठ की मांसपेशियों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, स्टिल और दृढ़। जिनके उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां स्टिल यानी ढीली रहती है वो तो स्टिल स्वर कहलाती है, जिनके उच्चारण में कठोर सख्त यानी दृढ़ हो जाती है वो दृढ़ स्वर कहलाते हैं। सारे छोटे हैं वो क्या होंगे, स्टिल, और सारे बड़े हैं वो क्या होंगे, कठोर। एक आ को छोड़कर आ किस में आएगा, इसमें। तीसरा विभाजन, तीसरा विभाजन। हाँ, थोड़ी सी कक्षाएं लंबी है। इस चैनल पर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हिंदी का गहन विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है, विस्तृत अध्ययन करवाया जाता है। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आराम से वीडियो है उसको रोक रोक कर नोट्स बना सकते हैं। तीसरा विभाजन, तीसरा विभाजन, ग्रामर चल रही है, जीके की क्लास जल्दी उपलब्ध हो जाएगी इसी चैनल पर, डीसीसी नौहर पर। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपका रुझान देखते हुए अन्य कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। तीसरा विभाजन, तीसरा विभाजन, पहला जाति के आधार पर कर लिया, दूसरा कंठ की मांसपेशियों के आधार पर कर लिया, और तीसरा विभाजन है उच्चारण, उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर, उच्चारण या अनुनासिकता एक ही नाम है, चाहे उच्चारण के आधार पर पूछ ले चाहे अनुनासिकता के आधार पर, के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जाति के आधार पर 2 प्रकार के, कंठ की मांसपेशियों के आधार पर 2 प्रकार के, और उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर भी 2 प्रकार के। पहला सा अनुनासिक, स प्लस अनु प्लस नास प्लस इक से बना है यह शब्द सा अनुनासिक, और दूसरा है निरनुनासिक, दूसरा है निरनुनासिक। ये 2 नाम है इसके। सा अनुनासिक यानी नाक सहित, और निरनुनासिक अर्थ होता है बिना नाक के, बिना नाक के। परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, नाक सहित है तो जिन स्वरों के उच्चारण में हम मुख व नाक दोनों का प्रयोग करते हैं, पहली बात है मुख व नाक दोनों का प्रयोग करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, सा अनुनासिक। और जिनके उच्चारण में हम केवल मुख का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएंगे, निरनुनासिक। यानी हवा केवल मुख से बाहर निकलती है तो निरनुनासिक, और नाक व मुख दोनों से हवा बाहर निकलती है तो
सा अनुनासिक, सह प्लस अनुनासिक से बना है, ये निर प्लस अनुनासिक से बना है। निर का मतलब होता है नहीं, और सा का या सह का अर्थ होता है सहित, यानी नाक के सहित और बिना नाक के, केवल मुख का प्रयोग होता है और मुख व नाक दोनों का प्रयोग होता है। तो यहां ध्यान रखना, सारे के सारे स्वर हैं, 11 के 11 स्वर हैं, वो सानुनासिक भी है, निरनुनासिक भी है, लेकिन अंतर है। सानुनासिक है तो अगर किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अनुस्वार, यानी अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कर दिया जाए तो क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? तो कहलाएंगे सानुनासिक। 11 के 11 स्वर हैं, उनके ऊपर अगर हमने अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर दिया, अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर दिया तो क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? सानुनासिक। सारे के सारे स्वर हैं, उस पर अगर हमने चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार, यानी अनुस्वार या अनुनासिक में से किसी एक का प्रयोग कर दिया तो क्या कहलाएगा? सानुनासिक। और अगर दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं किया तो क्या कहलाएंगे? निरनुनासिक। तो सारे के सारे स्वर हैं वो अनुनासिक होते हैं और सारे के सारे निरनुनासिक होते हैं। फर्क क्या है? केवल फर्क है चंद्र बिंदु का या अनुस्वार का, अनुस्वार का या अनुनासिक का फर्क है। तो जिनके ऊपर अनुस्वार या अनुनासिक लगा होता है, अनुस्वार या अनुनासिक लगा होता है, वो तो सानुनासिक कहलाते हैं, और अगर बिना अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? निरनुनासिक। निरनुनासिक। ये होगा तीसरा विभाजन। निम्न में से कौन सा स्वर अनुनासिक है? अनुनासिक है तो कोई भी स्वर दे देंगे, एक के ऊपर तो अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर देंगे और बाकी तीनों पर नहीं करेंगे। तो पूछा है सानुनासिक कौन सा है, तो जिसके ऊपर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर दिया वो तो क्या है? सानुनासिक, और बाकी तीन क्या है? निरनुनासिक। यह है तीसरा विभाजन। उच्चारण या अनुनासिकता के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कैसे हो गया? हवा है, मुख से बाहर उच्चारित होगी, केवल मुख से उच्चारित होगी तो निरनुनासिक कहलाएंगे, और मुख व नाक दोनों से उच्चारित होगी तो सानुनासिक कहलाएंगे। ये तो होगी उच्चारण की बात। और अनुनासिकता के आधार पर, यानी नाक के प्रयोग के आधार पर, दो प्रकार के, एक ही बात। 3 विभाजन हो गए। अब है हमारा चौथा विभाजन। चौथा विभाजन बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है चौथा। चार नंबर विभाजन कर रहा हूं मैं। चौथा विभाजन मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। वो तो था केवल उच्चारण के आधार पर, केवल उच्चारण के आधार पर। यह है उच्चारण काल के आधार पर, यानी उच्चारण में लगने वाला काल, समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है नाम उसका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर 3 प्रकार के हो जाएंगे भी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये देखिए 3 प्रकार का है। पहला कर रहा हूं मैं ह्रस्व स्वर, पहला कर रहा हूं ह्रस्व स्वर। ध्यान रखना पहली बात, ह्रस्व स्वर है, इनको मूल स्वर या मुख्य स्वर भी कहते हैं। ये इनके 2 और नाम हो गए, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, मुख्य स्वर, और एक इनका नाम और भी हो सकता है, क्या? लघु स्वर। ये तो हो गई नाम। कितने भी नाम, 4 प्रकार है, कौन सा भी पूछ सकते हैं। ह्रस्व स्वर पहला नाम, दूसरा मूल स्वर, तीसरा मुख्य स्वर, मूल और मुख्य एक ही बात होगी, और चौथा है लघु स्वर। पहली बात। दूसरी बात, इनकी मात्रा, इनकी मात्रा
एक का चिन्ह है, ये एक होती है। पीछे किया था हमने, एक मात्रा वाले कौन से होते हैं, पीछे की कक्षा में किया था, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इनकी मात्रा एक होती है। दूसरा, इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। इतनी बात किसकी है, मुख्य स्वर की। इनकी मात्रा एक होती है, मात्रा के आधार पर बात कर रहा हूं मैं पहले। इनकी मात्रा एक होती है, इनकी संख्या चार होती है, ये चार है। अब मैं बात कर रहा हूं उच्चारण काल के आधार पर। तो तीसरी बात, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, उच्चारण में क्या होगा, उच्चारण करेंगे तो कम समय लगेगा। कम समय इसको बोल सकते हैं सामान्य समय लगता है, ये भी पूछ सकते हैं सामान्य समय लगता है। ये हो गई इनकी बात मात्रा व उच्चारण काल के अंदर। मात्रा क्या है, मात्रा एक होती है हर स्वर की, पहले तो नाम लघु स्वर, मूल स्वर और मुख्य स्वर कहते हैं। उसके बाद मात्रा एक होती है और उच्चारण में कम समय या सामान्य समय लगता है। इन स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से है, ई और री। ये हो गई बात है लघु स्वर की। अब है दीर्घ स्वर, तो इनका एक नाम और मिलता है। दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, संधि स्वर। क्या कहते हैं, संधि स्वर। और दूसरा नाम है इनका गुरु स्वर। गुरु का मतलब होता है लघु, लघु का विलोम शब्द गुरु, और हर्षों का दीर्घ। हर्षों का विलोम शब्द होता है दीर्घ, छोटे का बड़ा, हर्षों का दीर्घ और लघु का गुरु। ये हो गई इसकी नाम से संबंधित बात। नाम कितने इसके, तो तीन और नाम है, कुल चार नाम है, इसके कुल तीन नाम है। पहली बात, इनकी मात्रा दो होती है। इनकी मात्रा दो मात्रा का चिन्ह पिछली कक्षा में बताया था, ये होता है। इनकी मात्रा दो होती है, पहली बात। इनकी मात्रा दो होती है। दूसरी बात, इनकी संख्या सात होती है। संख्या कितनी होती है, सात होती है। इनको छोड़कर जो बच गए वो इसमें आ जाए। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री होती नहीं है हिंदी के अंदर, बड़ी री होती नहीं है, संस्कृत के अंदर होती है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7। तीसरी बात की, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो यहां क्या लिखेंगे, इनके उच्चारण में, इनके दीर्घ स्वरों के, इनके उच्चारण में हर्षों स्वरों से दुगुना समय लगता है। हर्षों स्वरों से इसमें सामान्य या कम समय लगता है, इससे दो गुना समय लगता है। समय कितने गुना लगता है, दो गुना समय लगता है। ये हो गई मात्रा व उच्चारण के आधार पर। मात्रा कितनी होती है, दो मात्रा होती है। संख्या इनकी कुल 7 होती है। कौन कौन से हैं, इनको छोड़कर बाकी बड़े रूप में वो इसमें आ गए। और इसमें सामान्य समय लगता है, कम समय लगता है, और इसमें इनसे दो गुना समय लगेगा। ये हो गई दीर्घ स्वरों की बात। अब 7 और 4 11 आ गए, 7 और 4 11 आ गए। तो तीसरा प्रकार रह गया हमारा क्या, प्लुत स्वर। तीसरा प्रकार कौन सा, प्लुत स्वर। ये महत्वपूर्ण पार्ट है। पहली बात क्या करनी है हमें, प्लुत स्वरों के अंदर पहली बात है, चौथा विभाजन चल रहा है हमारा मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा
वह उच्चारण काल के आधार पर। चौथी बात, चौथा प्रकार चल रहा है विभाजन। पहला हमने जाति के आधार पर कर लिया, दूसरा हमने पहला जाति के आधार पर कर लिया, दूसरा हमने कंठ की मांसपेशियों के आधार पर कर लिया, तीसरा उच्चारण व अनुनासिकता के आधार पर कर लिया, और चौथा चल रहा है मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर प्लुत स्वर। तो पहली बात प्लुत स्वरों की, इनकी मात्रा तीन होती है, इनकी मात्रा तीन होती है। दूसरी बात, इन्हें तीन मात्रा होती है तो इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है? तीन होती है, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तीसरी बात यहां ध्यान रखना, तीसरी बात क्या होगी कि ह्रस्व स्वर है उनमें तो सामान्य समय लगता है, दीर्घ स्वर उसमें ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है और इसमें 3 गुना समय लगता है। लेकिन किस से 3 गुना लगता है? ह्रस्व स्वरों से लगता है या दीर्घ स्वरों से 3 गुना लगता है? ये ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करेंगे कंपटीशन पेपर बनाने वाले, क्या कंफ्यूज करेंगे कि इनके उच्चारण में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक कथन आपको क्या दे देंगे, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से 3 गुना समय लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दीर्घ स्वरों से 3 गुना समय नहीं लगता, ह्रस्व स्वरों से। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो मूल स्वर थे, जो मुख्य स्वर थे, ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ये बात होगी। अब इनकी संख्या कितनी होती है? चौथी बात, इनकी संख्या 8 होती है, 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है। अब 8 कौन कौन से हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं ए प्लस, एक तो ए हो जाएगा, ए प्लस 7 दीर्घ, ये क्या हो गए? 8। अब आप पूछोगे कि क्यों 8 ही क्यों है, 11 क्यों नहीं, 3 और कौन कौन से क्यों नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बार मैं मिटा रहा हूं इसको, मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनकी संख्या है वो 8 होती है। अब ए है, एक तो ए है और 7 दीर्घ हैं, 7 दीर्घ हैं। तो 7 दीर्घ है, एक ए है, तो कौन कौन से 3 नहीं है? एक तो ई नहीं है, एक उ नहीं है और एक री नहीं है। ये 3 नहीं है इनमें, इन तीनों को निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है? कि 3 गुना समय लगता है। जैसे मैं लिख रहा हूं राम, ओम, ये चिन्ह लगेगा प्लुत स्वरों के अंदर, ये चिन्ह लगेगा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह का नाम है अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह। अब 3 गुना समय लगेगा तो इसको राम नहीं बोलेंगे, राम, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार बोलेंगे 3 गुना समय। तो क्या करेंगे? 3 गुना समय लेगा ना, तो ए है, इसको 3 गुने समय में उच्चारित करेंगे तो ये ए ही रहेगा ए। लेकिन ई है, इसको अगर हम 3 गुना समय से उच्चारित करेंगे तो पहले ये 2 गुना समय लेते ही बड़ी ई बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, ये बड़ी ई बन जाएगी। ये पहले 3 गुना समय तक उच्चारण करेंगे, उससे पहले 2 गुने समय तक आते ही ये तो बड़ी ई बन जाएगी, ये बड़ा ऊ बन जाएगा और ये बड़ी री बन जाएगी। तो प्लुत है, प्लुत है वो इनका नहीं होगा, किनका हो जाएगा? बड़ी ई का, ऊ का और बड़ी री का प्लुत हो जाएगा। प्लुत फिर किसका होगा? हमने ए को लगातार उच्चारण किया, हमने ए का लगातार उच्चारण किया,
तो ए ही ध्वनि देगा ए। लेकिन हम ई को लगातार उच्चारण करेंगे तो पहले प्लुत बनने से पहले ई है छोटी ई, ये बड़ी ई में बदल जाएगी, तो प्लुत बड़ी ई का होगा न कि इसका। ऊ को 3 गुना समय तक उच्चारित करेंगे तो पहले ऊ है ये बड़ा ऊ बन जाएगा, फिर प्लुत है वो बड़ा ऊ का होगा न कि इसका। यही बात री के अंदर लागू होती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन सी? एक तो ए होगा और 7 दीर्घ होंगे। तो कौन कौन से स्वर नहीं होते हैं? तो ये 3 स्वर नहीं होते हैं और ये चिन्ह लगाया जाता है इनको उच्चारित करने में। इसका मतलब है रा को 3 गुने समय तक बोलना है और होम को 3 गुने समय तक बोलता है। जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार मिलता है ओम नमः शिवाय। इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह बोलते हैं और ये स्वर है ये प्लुत स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लुत स्वर कहलाएंगे। तो तीसरा प्रकार है हमारा प्लुत स्वर। क्या बातें की हमने? इनकी मात्रा 3 होती है इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात की थी इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वरों से ना कर मत करना, ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। दूसरी बात की थी इनकी संख्या है ये 8 होती है। 7 तो दीर्घ स्वर होते हैं और एक कौन सा होता है? ए। 7 तो दीर्घ वाले आ गए और एक ए आ गया। कौन से नहीं होते? तो ये 3 नहीं होते। किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? तो अवग्रह चिन्ह नाम है, इस प्रकार लगेगा ये हो गई हमारी चौथा विभाजन। किसके आधार पर? मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। अब हमारे 2 विभाजन और रहे हैं स्वरों का, उसके बाद हम व्यंजन शुरू करेंगे। ये 2 विभाजन हम बड़ी कक्षा हो जाएगी, लगभग 32 मिनट की हो चुकी है तो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए 2 विभाजनों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।